नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे लर्निंग के बारे में। लर्निंग कब होती है, कब होगी तो लर्निंग कहा जाएगा, कब होगी तो नहीं कहा जाएगा। लर्निंग क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को ही क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आइए लर्निंग के बारे में हम लोग अब थ्योरी पे आते हैं और थ्योरेटिकल क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। थ्योरी के बारे में देखते हैं। देखिए, थ्योरी आपको जो पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें चूँकि एडोलेसेंस लर्नर की बातें हो रही हैं और जो सिलेबस है उसमें क्या है, तो आपको पढ़ना है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। थ्योरी ऑफ लर्निंग। दूसरा क्या है? बिहेवियरिस्टिक जो लर्निंग के थ्योरीज होते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें कौन कौन है? तो इसमें आपको पढ़ना है थॉर्नडाइक का, एंड दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्किनर का थ्योरी। ठीक है, इसमें पढ़ना है आपको जीन पियाजे की थ्योरी। और तीसरा जो होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, विस्ट या विज्म बोलते हैं। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपको कौन कौन पढ़ने हैं? तो आपको पढ़ने हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, त्स्की का, और दूसरा पढ़ना है बैंडूरा का। इनके थ्योरी को कहा जाता है सोशल कल्चरल थ्योरीज। ठीक है, थ्योरी। और इनका थ्योरी जो बैंडूरा का थ्योरी है, ठीक है, बैंडूरा के थ्योरी को कहा जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सोशल लर्निंग मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ये आपको पढ़ने हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वहीं से शुरू करता हूँ। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। थॉर्नडाइक कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? तो ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले लर्निंग थ्योरी को क्या किया था? डेवलप किया था, बताए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके थ्योरी के बारे में, कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इनके थ्योरी को क्या कहा जाता है? इनके थ्योरी का जो नाम है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला जो थ्योरी है वो है थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक। ठीक है, इनके थ्योरी को क्या नाम दिया गया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए, इनके थ्योरी का बहुत नाम है। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं और वो अल्टरनेटिव करके आ जाते हैं एग्जाम में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये सबसे ज़्यादा कॉमन नेम है इनके सिद्धांत का, जिसको हिंदी में लिखते चल रहे हैं, जिसको लिखते हैं प्रयत्न एवं भूल। ठीक है, पहला नाम हो गया। चलिए नाम देख लेते हैं, टोटल कितने नाम हैं। आइए, दूसरा नाम जो है
वो क्या है, तो इनके नाम को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप कुछ कोड कर लीजिए और उससे इनके नाम को याद रखिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेमोनिक्स, ठीक है। और उसके माध्यम से, जैसे फर्स्ट में आपको याद रखने के लिए क्या लिखना है, आ उ स, मतलब यहां देखिए मैं लिख देता हूं, ये तो इनका फर्स्ट जो नाम है उससे आप जानते हैं। चलिए यहां पे आ लिखते हैं, ठीक है। आ से देखिए क्या है, आ से जो नाम आता है उसको बोलते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। चलिए आ के बाद ऊ है, अब ऊ से देखिए, ऊ से क्या बनता है, तो ऊ से बनता है उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है। उद्दीपक, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए आ हो गया, ऊ हो गया, अब देखिए स से देखिए, जितना भी स वाला नाम आपके सामने आएगा समझ जाइएगा कि वो किनका है, थॉर्नडाइक का है। स से क्या है, संबंधन का सिद्धांत, ठीक है, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। तो संबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है इनके थ्योरी को, ठीक है। स से और नाम देखिए, स से और नाम होगा, स से और नाम क्या होगा, संबंधन के बाद क्या नाम है, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। संबंधन के बाद लिखते हैं इसी में संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, एसोसिएशन थ्योरी है। उसके बाद चलिए स से और देखते हैं, स से क्या है, तो इसी को बोलते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है। संयोजन, सब कहीं ना कहीं कनेक्शन से रिलेटेड है, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये नाम आपको याद रखना है, आ उ स से संयोजनवाद, संयोजनवाद को क्या बोलते हैं, कनेक्शनिज्म, ठीक है। जितने भी स से है सब क्या है, कनेक्शनिज्म, ठीक है। कनेक्शनिज्म क्या है, थ्योरी है, कनेक्शनिज्म थ्योरी। उसके बाद चलिए अब स से हो गई, अब चलिए अब किससे देखना है, अब लिखना है अधिगम, अधिगम से ही क्या बना है, अधि से ही अधिगम बना है, ठीक है। तो अब लिख लीजिए अधिगम, अधिगम का अधि लिख लीजिए, इसी से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अधिगम में क्या है, अधिगम का बॉन्ड सिद्धांत, बॉन्ड का क्या होता है मतलब, अधिगम का बंध सिद्धांत, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बॉन्ड, थ्योरी ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड लर्निंग थ्योरी। ये सब अभी नाम चल रहा है, ठीक है। चलिए अब अधि से हो गया, अब चलते हैं हम लोग प्रयास से, ठीक है। जैसे आपने देखा ऊपर में क्या लिखा है, प्रयत्न एवं भूल, तो ये प्रयास से है, प्रयास में आप क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और इसी से क्या है, प्रयत्न एवं भूल, ट्रायल एंड एरर। अब देखिए इससे और देखिए क्या नाम है, तो इससे जो और नाम होगा वो क्या होगा, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। अब आइए और देखते हैं प्रयास से क्या है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पशु अधिगम सिद्धांत। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पशु पे लर्निंग थ्योरी को क्या किया था, कंडक्ट किया था, पशु पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। और पशु क्या था, कैट था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, पशु अधिगम का सिद्धांत भी इन्हीं का नाम है,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो मल्टीपल नेम है इनके थ्योरी का वो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। इस नाम को याद रखने के लिए आ उ स अधिप्रयास, ठीक है। आ से आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है। कनेक्शन में अब तीनों हो गया, संबंध का सिद्धांत, संघवाद, संबंधवाद, संयोजनवाद का सिद्धांत। उसके बाद अधि में अधिगम का बंध, मतलब बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद प्रयास में क्या होता है, आप प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ट्रायल एंड एरर। बहुप्रतिक्रिया, प्रयास में ही क्या होता है, आप कई बार क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बहुप्रतिक्रिया, मल्टीपल रिस्पॉन्स का सिद्धांत, पशु अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने पशु पे सबसे पहले काम किया, इसीलिए इनके सिद्धांत को पशु अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके थ्योरी में क्या क्या रूल्स इन्होंने बताए हैं, क्या इन्होंने उसका एकेडमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनके थ्योरी का, उस पर हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो थ्योरी अपनी बताई उसमें इन्होंने बताया कि जो सीखना होता है वो क्या होता है, एक तरह से सीखना क्या है, वो रेस्पॉन्स को सीखना होता है। आप मल्टीपल रेस्पॉन्स करते हैं और उससे क्या होता है, कुछ डिजायर्ड रेस्पॉन्स जो होते हैं वो आप गेन करते हैं, ठीक है। और वो कैसे होता है, किस थ्रू होता है, तो वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होता है। आप बार बार कोशिश करते हैं और कोशिश करने से क्या होता है, जो डिजायरेबल बिहेवियर होते हैं वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो बेहतर होने लगता है, रिजल्ट क्या होता है, इजीली आने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे थे तो आपने डिवाइड करना सीखा, डिवीजन का आपने रूल सीखा, तो क्या होता था शुरू में कि आपको जैसे सिंपल मिलता तो आप सीखते थे तो कर लेते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा टफ हो जाता था, 2-3 पॉइंट आपको अंक ज़्यादा मिल जाते थे, ऐसे अगर कुछ मिल गए और फिर आपको डिवाइड करना है इसमें, तो क्या होता था कि आपको दिक्कत होने लगती थी, ज़्यादा होता था। तो फिर आप क्या किए, प्रैक्टिस किए, और बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से क्या हुआ, आप इसको करना सीख गए, ठीक। तो वही यहाँ पे भी है कि डिजायरेबल बिहेवियर कब आते हैं, जब आप बार बार ट्राई करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक है। उसमें गलतियाँ भी होती हैं, फिर धीरे धीरे क्या होती हैं, गलती कम होने लगती हैं, और जैसे जैसे गलती कम होने लगती हैं, जैसे जैसे ये कम होने लगेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, जो ट्रायल करने की जो आपकी टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही एरर कम होगा, ट्रायल भी कम होगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने लगेगा, एक ही बार में आपको क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया, कैट पे किया है, ठीक है। तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में क्या किए, कैट को डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे वो कैट को डाल दिए, जैसे भी कैट बनता हो, ठीक है, छोड़ो। तो मान लो ये कैट है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो कैट अपने पैर से यहाँ पे एक लीवर होता था, ठीक है, उस लीवर को जैसे ही कैट दबाता क्या होता, कैट को क्या मिलता था, भोजन जो बाहर रखा होता था वो यहाँ एक गेट था, वो क्या होता था, वो गेट अपने आप ओपन हो जाता जैसे ही लीवर यहाँ से प्रेस होता, ठीक। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वो यहाँ पे जो स्टिमुलस था वो क्या था, फिश था, ठीक है, फिश को रख दिए। अब क्या हुआ कि वो बाहर देखा और उसको खाने की इच्छा हुई, अब वो क्या किया, अंदर में ही उछल कूद करना शुरू किया, और जैसे ही उछला कूदना शुरू किया, उछलना कूदना, कभी हो सकता है कि धोखा से, ठीक, वो क्या हुआ, इस पे पैर पड़ गया लीवर पे, और जैसे ही लीवर पे पैर पड़ा क्या हुआ, ये गेट खुला और वो बाहर निकला, फिश का जो भी टुकड़ा था वो खा लिया। फिर वो अंदर गया, अंदर उसको रखा गया, और फिर जब उसको फिश दिखाया तो फिर वो क्या किया, उसी तरह का रिस्पॉन्स किया, उछलना कूदना। तो इसमें क्या होता था कि बार बार ट्राई करने से क्या होता था, गलती भी होता था, ऐसा तो है नहीं कि उसको एक ही बार में सीख गया वो इंसान की तरह, ठीक, कि लीवर दबाएंगे तो मुझे गेट खुलेगा और मीट मिलेगा या मछली मिलेगा, बट ऐसा नहीं था। बार बार ट्राई करने से क्या हुआ, धीरे 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 उसका क्या हुआ कि जितना ज़्यादा वो ट्रायल किया, एरर कम होने लगा। फिर क्या हुआ कि 10 बार 15 बार में ही ट्राई करने पे उसको क्या होता था, लीवर प्रेस हो जाता था, फिर मछली मिल जाता। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही फिश आता, एक बार में ही लीवर दबाता और फिर क्या होता, गेट खुलता और वो बाहर आ जाता।
और फिर फीस उसको मिल जाती। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बार बार प्रयास करने से, ट्राई करने से एरर क्या हो गए, कम होने लगे। और जैसे ही एरर कम हुए ट्रायल भी कम होने लगे, और ट्रायल जैसे कम हुए क्या हुआ, परफॉर्मेंस उसको सही हो गया, एक ही बार में क्या होता था, उसको रिजल्ट मिल जाता था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट स्किनर ने भी किया है। ठीक है, और ये क्या मानते हैं कि जो लर्निंग होती है, ठीक है, और जो लर्निंग के अंतर्गत जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो किस पे होते हैं, तो वो होते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ही क्या होते हैं, रूल्स अप्लाई होते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब कि निरीक्षणात्मक व्यवहार पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। ठीक है, जो बिहेवियर दिखता है उसी पे, बिहेवियर यहाँ दिखा, मान लीजिए ये बिहेव करता ही नहीं किसी कारण से, तो कैसे पता चलता है कि वो ट्राई कर रहा है या उससे गलती हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, जो आप बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट था। अब आइए हम लोग उनके थ्योरी के कुछ रूल्स हैं उस पे चलते हैं। तो उन्होंने थ्योरी को समझाने के लिए 3 प्राइमरी रूल बताए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य, ठीक है, मेन रूल बोलते हैं, नियम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। प्राइमरी जो रूल है वो 3 रूल हैं। 3 रूल क्या क्या है, तो प्राइमरी 3 रूल हैं। उसमें पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, कि आप सीखते कब हैं, जब आप साइकोलॉजिकली क्या होते हैं, फिट होते हैं, रेडी होते हैं, तत्पर होते हैं, तभी क्या होता है, आप में लर्निंग होती है। ठीक है, आप जब तक रेडी नहीं होंगे, जैसे आप देखते होइएगा कि आप किसी भी काम को करने से पहले क्या होते हैं, अपने अंदर तत्परता लाते हैं, रेडीनेस आप में आती है। आपका क्या होता है, इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अराउज्ड करते हैं आपको, और उसी से क्या होता है, आप में सीखना होता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 प्रकार के इन्होंने जो भी नियम दिए हैं उसको क्या किया है, रूल्स को, इन्होंने रूल्स को 2 प्रकार से ठीक है, तो 2 प्रकार के रूल्स इन्होंने बताए हैं। एक तो इन्होंने बताया क्या, प्राइमरी, या फिर इसको मेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिक, मेन या मुख्य नियम। अब देखिए मुख्य नियम कौन कौन है। तो मुख्य नियम में फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, लॉ ऑफ, देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस को क्या बोलते हैं, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इसमें क्या होता है कि जितने भी साइकोलॉजिकल जो भी आएंगे कॉन्सेप्ट, टर्म्स आएंगे, आप साइकोलॉजिकली क्या होते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं। जैसे आपका क्या होगा, एरोजल बढ़ेगा, आप क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। सीखने के लिए क्या होगा, एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक, सीखने के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो अंदर से क्या होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स आनी चाहिए, और तभी क्या होता है, आप सीखते हैं। जैसा कि आप जनरल देखे होंगे, जो बच्चे होते हैं उसको जब भी आप पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको ये बात बताते हैं कि जब तक विलिंगनेस नहीं होंगी आप में, आप जनरली एज ए गार्जियन आप बच्चे को कहते हैं, या फिर आप देखते हुइएगा अपने आसपास में गार्जियन बोलते हैं बच्चे को कि जब तक तुम में तत्परता नहीं होगी तब तक तुम सीखोगे नहीं। तत्परता मतलब कि विलिंगनेस, कोई भी चीज़ जानने के लिए, सीखने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है लॉ ऑफ रेडीनेस होती है। ठीक है, अगला इन्होंने रूल बताया वो क्या था, लॉज ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज मतलब होता है
सॉरी, लॉ ऑफ यूज नहीं होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, या इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलिए, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन बताऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अभ्यास का नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि आप तभी सीखते हैं, और सीखना क्या है, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग सीखना क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या है, एसोसिएशन ही क्या है, सीखना है। मतलब कि जब भी आपके सामने स्टिमुलस आया, आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और इस दोनों के बीच में ही क्या है, बॉन्ड है, वही क्या करती हैं, आपको सिखाती हैं। अभ्यास में क्या होता है, स्टिमुलस को देख करके आप बार बार रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वही क्या होता है, आप में सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है, और उससे आप सीखते हैं, ठीक है। अभ्यास कितना ज़्यादा कर रहे हैं, प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। आप देखते होइएगा जनरली एक कोट आपके सामने आता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, या आप देखते होइएगा कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान। तो उसमें क्या है, उसमें यही बताया गया है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। आप सीखते हैं, और आप इजीली सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं। अब इसके भी दो रूल्स हैं, ठीक है। पहला रूल है लॉ ऑफ यूज, ठीक है। अगर यूजफुल है तब तो क्या होगा, आप उसको जल्दी सीखेंगे, ठीक है। अगर यूजफुल नहीं है तो आप क्या करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस क्या है, आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको पता चला कि आपको ये चीज़ें तो सीखना ही नहीं था, ठीक है, और फालतू में आप क्या कर रहे हैं, बार बार उसी चीज़ को प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो अगर यूजफुल है तो आप सीखेंगे, अदरवाइज क्या है, आप नहीं सीखेंगे। दूसरा होता है लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। यूजफुल है तो आप सीखेंगे, यूजफुल नहीं है तो आप नहीं सीखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं उपयोग का नियम, और इसको बोलते हैं अनुपयोग, ठीक है। तो यहां क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं। दो लॉ हो गया, तीसरा जो प्राथमिक लॉ है वो यहां मैं लिख देता हूं। तीसरा जो प्राथमिक लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। आप अगर कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप पे, उससे भी क्या होता है, सीखना प्रभावित होता है, और वो आपके सीखने को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, किस पे कह सकते हैं किससे रिलेटेड है। तो अगर परिणाम, आप सीखने का प्रभाव आप पे अगर सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, तो आप क्या होगा, आपका जो सीखना है, जो रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति, वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट आप में क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, तो फिर क्या होगा, आपका जो रेस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। आप रेस्पॉन्स करेंगे ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उससे आप कुछ सीख रहे हैं, या उससे अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको संतुष्टि मिल रही है, खुशी मिल रही है, तो आप सीखेंगे। वरना क्या होगा, आप नहीं सीखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने कुछ काम किया और उससे आपको खीन आ रहा है, ठीक है, उससे आप में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप, ठीक है, वो आप प्लेजरेबल नहीं है, ठीक। तो उससे क्या होगा, आपका रेस्पॉन्स जो है वो कम होने लगेगा, आप रेस्पॉन्स करेंगे ही नहीं, और फिर क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये किस पे काम करता है, तो ये रीइंफोर्समेंट के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, कि रीइंफोर्समेंट अगर सही मिल रहा है तो आप बेहतर ढंग से सीख रहे हैं, अदरवाइज आप में लर्निंग नहीं होगी। रीइंफोर्समेंट की बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ लॉ, ये किससे रिलेटेड है, तो ये स्किनर के
थ्योरी से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में वो कौन सा नियम है जो स्किनर के थ्योरी से रिलेटेड है, तो वो क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, जहां पे रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। और जो स्किनर की थ्योरी है उस थ्योरी को कहा भी यही जाता है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट इससे रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा कुछ थ्योरी और हैं, कुछ रूल्स और हैं, उसको हम लोग देखते हैं इनके थ्योरी में, जिसको क्या कहा जाता है। ये आपने प्राथमिक था पहला, और दूसरा यहां क्या था, दूसरा था जिसको सेकेंडरी लॉ कहते हैं या रूल कहते हैं, सेकेंडरी लॉ कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, गौण या द्वितीयक नियम। ठीक है, चलिए, यहां जगह नहीं है, इसको इरेज करते हैं और फिर इसके जगह पे लिखते हैं, क्योंकि ये 3 ही थे, लेकिन जो सेकेंडरी लॉ है वो 5 होते हैं। ठीक है, अपने थ्योरी में इन्होंने 5 ही मेंशन किया जो फर्स्ट टाइम इन्होंने थ्योरी दिया, लेकिन सेकेंडरी लॉ में बहुत ऐसे नियम भी बाद में जोड़ दिए गए हैं जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये लॉ इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसी के एक तरह से सपोर्ट के लिए ये सेकेंडरी लॉ होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी लॉ क्या क्या है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। जब भी कोशिश करिए, जब भी पढ़ें तो कोशिश करें कि 2 थ्योरी को एक साथ मिक्स करके पढ़ें, क्योंकि पहले क्वेश्चंस आते थे कि डायरेक्ट थ्योरी के डायरेक्ट लॉ उठा लेते थे, रूल उठा लिए और उसी से क्वेश्चंस आ गए, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, वो जैसे अगर प्राइमरी लेवल के अगर टीचर आप बनने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, लेकिन हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल के अगर आप टीचर बनेंगे, फर्स्ट ग्रेड लेवल के टीचर बनेंगे, या फिर स्कूल जो हेडमास्टर का वैकेंसी आता है, अगर आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप जितने भी थ्योरी होते हैं उसको मिक्स करिए, देखिए कि इस थ्योरी का इफेक्ट कहाँ पे किस तरह से पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी लॉ की बात करते हैं, जो सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, क्या क्या है, तो पहला में देखिए, पहला जो रूल है वो है आपका पहला रूल, सीखने का जो सेकेंडरी या गौण रूल है उसमें बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मेन आपको जो पढ़ना है वो 5 ही पढ़ना है, और उसमें क्या है, बहु प्रतिक्रिया। ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, देखिए, आप ये कहता है कि आप जितनी ज्यादा क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, आपका जो सीखना होता है वो उतना ही बेहतर होता है, उतना ही ज़्यादा वो कंसोलिडेट होता है। ठीक है, आप उतना ही बेहतर सीखते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है आंशिक क्रिया का सिद्धांत, नियम। ठीक है, आंशिक क्रिया में क्या होता है, पार्शियल है। ठीक है, पार्शियल में क्या होता है कि आप तभी सीखते हैं जब आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो सीखना होता है वो क्या होता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ पार्शियल। ठीक है, क्या है, लॉज ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जितने भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं,
उसको क्या करते हैं आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड करेंगे और देखते होइएगा कि एक बार जब कोई काम आपको मिलता है तो क्या होता है, आपको लगता है कि ये बोझ है, इसको नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसा काम मिल जाए जो उसमें बिजी हो जाए, इस काम को छोड़ दें। लेकिन अगर उसी काम को छोटे छोटे आपको दे दिए जाए पार्ट में तोड़ करके कि इसको कर लो पहले, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर इसको कर लेना, फिर इसके बाद इसको करना है, ठीक है, तो वो आपको क्या होता है, बोझिल नहीं लगता। भले ही ज़्यादा काम मिल जाए लेकिन बोझिल नहीं लगता जब आप पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पार्शियल लॉ हो गया। तीसरा जो लॉ होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ सेट और लॉ ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। लॉज ऑफ सेट और एटीट्यूड, देखिए आप सीखते तभी हैं जब आपका एटीट्यूड जो होता है, जो अभिवृत्ति होती है वो सीखने के साथ मैच करें, ठीक है। एटीट्यूड सीखने वाला नहीं है तो आप सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे आप जनरल देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे इसको कौन सीखता है, ठीक है। और इस तरह की बातें अगर आपके दिमाग में आ जाएंगी, एटीट्यूड में अगर आप रहेंगे कि ठीक है टीचर से क्या पूछना, बाद में देख लेंगे, टीचर से पूछ लेंगे क्लास में अगर खड़े होकर के, तो हो सकता है अपना इमेज खराब हो जाए, ठीक है। एटीट्यूड है भाई का, आप टीचर से खड़ा होकर के पूछ लेंगे क्लास में तो लोग ये समझेंगे, अदर स्टूडेंट जो आपके क्लासमेट हैं वो ये समझेंगे कि इसको समझ में जल्दी आता नहीं है, इमेज खराब हो जाएगा। और ये सब एटीट्यूड जो आप में डेवलप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लर्निंग आप में नहीं होगी, आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये गलतियां सब करते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है, कि अरे कोई नोटिस कर रही है या कोई नोटिस कर रहा है, अच्छा लीडर बनते हो, क्लास में कहाँ हो जाता है, कुछ सीखना नहीं है, क्लास में कुछ सुनते नहीं हो, कुछ समझ में आता नहीं है और बॉस बनते हो, मॉनिटर बनते हो। तो ये एटीट्यूड डेवलप अगर हो जाएंगी आप में और शर्म आ जाएगी तो फिर क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे। तो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है सीखने के लिए, ठीक है। चौथा जो नियम है वो क्या है, तो चौथा नियम होता है एनालॉजी और सिमिलैरिटी का नियम होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सादृश्य द्वारा अनुक्रिया, ठीक है। सादृश्य मतलब एनालॉजी और सिमिलरिटी। देखिए आप बार बार अगर सिमिलर रेस्पॉन्स को कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, सीखना फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ्स के सवाल मिले, आपने उसको बनाया, जैसे भाग आपको करने के लिए दे दिया गया और आप एक तरीके से आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, सीखना जो होता है वो इजी होता है, आसान होता है और जल्दी होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बार में इस नियम से सीखा, मान लीजिए आपने भाग इस नियम से सीखा, ठीक है, इस नियम से आपने सीखा, ऐसे आपको बता दिया गया ऐसे करना है। अब कोई आए आपको आप अभी कंप्लीटली सीखे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही कोई आया और बोलता है कि अरे इसको ऐसे सीखो ना, ऐसे हो जाएगा जल्दी, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। अब पता चल रहा है कि ना ये सीख पाए आप और ना ही ये सीख पाए, ठीक है। तो और मान लीजिए थर्ड कोई आया और वो आपको एक नया तरीका बता के चला गया, तो इससे क्या होगा कि सिमिलरिटी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, सीखना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, सिमिलरिटी और एनालॉजी बोलती हैं। फिफ्थ में आइए, फिफ्थ जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएशन का, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएशन आपके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में अगर एसोसिएशन नहीं होगा, साहचर्य नहीं होगा, तो आप सीख नहीं पाएंगे। मान लीजिए एक टीचर है और एक स्टूडेंट है और दोनों का जो मेंटालिटी है वो एक दूसरे से बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो, तो क्या लर्निंग हो पाएगी स्टूडेंट में? नहीं हो पाएंगी। टीचर कोशिश करेगा कि इससे बात ही ना करें, इसकी तरफ देखे भी नहीं, या आप चूंकि टीचर से आपका मेल नहीं बैठता है तो आप टीचर से कुछ भी अपनी डाउट आप पूछेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, एसोसिएशन बनेगा नहीं। ये तो टीचर और स्टूडेंट के बीच बातें हुई। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसके साथ आप खुद को एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको अच्छा लगता है गिटार बजाना, आप गिटार सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके टीचर या आपके जो फैमिली वाले हैं वो बोलते हैं नहीं तुम क्रिकेट खेलो या तुम पढ़ाई करो,
तो वहाँ पे क्या होगा, चूंकि आप अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने इंटरेस्टिंग वर्क से, काम से, तो फिर क्या होगा, सीखना जो होगा वो बेहतर नहीं होगा। ठीक है, और इसके लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के आसपास में होंगे, आपके क्लास में होंगे, आप खुद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नियम यही बताती हैं, और इन्हीं नियम के थ्रू क्या होता है, आप में लर्निंग होती है, या फिर अगर यहाँ कुछ इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो आप में लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, ये बातें हुई इनके थ्योरी की। अब इनके थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, कि सीखने की प्रक्रिया, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे वो किसमें, इवन जानवर में हो, सीखना क्या होता है, आप रेस्पॉन्स को ही सीखते हैं, पार्टिकुलर बिहेव को ही सीखते हैं। ठीक है, तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है सीखने की, कि आप ट्रायल एंड एरर के माध्यम से ही सीखते हैं, ये बताते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक यही बताते हैं कि सीखना जो होता है वो प्रोसेस यही होगा, चाहे वो किसी जानवर में हो, पशु में हो, पक्षी में हो। ठीक है, कैसे सीखेंगे, तो आप एरर और रेस्पॉन्स के माध्यम से ही सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक हुआ। दूसरा होता है कि सीखना जो होता है वो एक क्रम में होता है। ठीक है, क्रमागत तरीके से होता है। ये दूसरा इनका क्या था, विशेषता था। इन्होंने जो बताई, अपनी थ्योरी बताई है, उसमें ये बातें कहे हैं। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा है कि जो सीखना होता है उससे आपके व्यवहार में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि आपने शुरू में गलत रेस्पॉन्स किया और बाद में क्या हुआ, आप में सही होने लगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या बताते हैं कि सीखना जो होता है वो मतलब ऑर्डरली होता है, ना कि इंसाइट होता है। ठीक है, इंसाइट से आप नहीं सीखते हैं। ठीक है, मतलब कि सूझ से, अचानक एकाएक आप नहीं सीखते, आप जब भी सीखते हैं ऑर्डरली और क्रमागत तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो ये बातें ये बताते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि लर्निंग जो होती है वो रेस्पॉन्स की मदद से होता है, न कि थिंकिंग की मदद से या फिर रीजनिंग की मदद से होता है। तो ये बातें इन्होंने अपने थ्योरी में कही हैं, और इस थ्योरी की अगर आप इम्प्लीमेशन देखें, अगर इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है किसमें, एजुकेशन में, तो क्या होता है कि एक बच्चे को जब भी आप सिखाते हैं तो आपको ये कोशिश करना है कि उसको बार बार प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी आपने जो इनके रूल पढ़े उसमें देखिए कि क्या था, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। ये सिखाने के लिए आपको प्लेजरेबल बनाना पड़ेगा, बच्चे को पहले रेडी करना होगा, तैयार करना होगा। साथ ही साथ आप जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं आपको ये कोशिश करना है कि आप उसको ऑर्डरली तरीके से पढ़ाएं। आप कोशिश ये करें कि ऐसा नहीं कि बच्चा को आपने छोड़ दिया कि हाँ आप खुद से पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इंसाइट से नहीं होता, आपको उसके साथ लगना होता है, आपको प्रैक्टिस करानी होती है बच्चों को। ठीक है, साथ ही साथ ये अपने थ्योरी में बताते हैं कि इनकी जो थ्योरी है उससे लर्निंग इजी हो जाती है, और साथ ही साथ इनकी जो थ्योरी है वो ऐसे बच्चों के लिए जिनकी मेंटल जो इफ़िशियंसी है या जिनका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये प्रैक्टिस की बात करते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर से सीखने की बातें करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब एक ट्रायल एंड एरर के माध्यम से एक जानवर, एनिमल सीख सकता है, तो जिनकी IQ कम है वो भी इजीली क्या हो सकते हैं, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही कहे हैं। इनकी जो थ्योरी आई थी वो 1913 में आई थी, अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की बातें हुई इस क्लास में। अगले क्लास में नेक्स्ट बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरिस्ट हैं उनकी बातें करेंगे। वो कौन है, तो वो हैं स्किनर। ठीक है, BF स्किनर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए। जय हिंद।